हेलो फ्रेंड्स, थंबनेल और टाइटल देख करके आप समझ गए हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई 4। नाम है लिखकर अभिव्यक्त करना, यानी कि जो हमारे मन में कुछ भाव उठ रहे हैं, कोई समस्या है तो उसे लिख कर के सामने वाले श्रोता को या सामने वाले व्यक्ति को हमें बताना है। तो हम लिख कर किस प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं, सारे क्या क्या विधियाँ हैं, सारा हम दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। 10 नंबर का यूनिट है, तो यहाँ पर दोस्तों हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से, तो उनको ही दोस्तों हम यहाँ पर ज़्यादा क्लियरिटी से समझते हुए चलेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर एक बात ठीक से समझा सकूँ और बिना स्किप किए हुए आपको अच्छे से वीडियो देखना है। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप 2 बार वीडियो देखेंगे, 3 बार देखेंगे, और इसकी PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देंगे तो वहाँ पर आपको सभी PDF मिल जाएगी। सही है, तो वीडियो आपको बिना स्किप किए हुए आराम से देखना है, जिससे सारी जो जानकारी है डिटेल में आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इससे पहले के दोस्तों सभी यूनिट्स प्लेलिस्ट बन चुकी है। प्लेलिस्ट में आप सारे जो यूनिट्स हैं वो क्रम से आप वहाँ पर देख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेखन के सांस्कृतिक महत्व क्या क्या है। पहले तो महत्व हम देखेंगे कि लिखने का महत्व क्या क्या है। समाज की यह हार्दिक भावना रही है कि वह अपनी संस्कृति को चिरस्थायी बनाए रखे। संस्कृति को लंबे समय तक स्थायी बनाने के लिए क्या करते हैं, लिख करके उसके बारे में लिख लेते हैं। ठीक तरह से समझ रहे हैं आप। संस्कृति को स्थायी रखने के लिए लिखित भाषा का सहयोग लिया जाता है। मौखिक भाषा तो क्षणिक है, क्षण भर बाद ही उसकी ध्वनि वायुमंडल में विलीन हो जाती है। कुछ मौखिक हमने किसी को कह दिया तो वो सेम टू सेम वैसे की वैसे याद नहीं रहेगी। थोड़ी देर बाद या 2-4 घंटे बाद वो थोड़ा सा अलग दिशा उसमें ले लेगी। सही बात है। और लिख करके हमने कि कुछ बात या कुछ शब्द मैंने देखी, यहाँ पर नोट्स आपके लिए बना दिए हैं, तो ये लिखे हुए हैं तो ये सेम ऐसे ही रहेंगे। आप 10 साल बाद भी इन्हें देखोगे तो भी ऐसे ही रहेंगे। अब मैंने कुछ बात बोल दी आपको, तो वो फिर आप घर जा करके भूल जाओगे या फिर और कुछ आपके दिमाग में अपने हिसाब से आप उसमें जोड़ दोगे। समाज अपने विचारों, भावनाओं व जीवन दर्शन को लिखित भाषा के द्वारा स्थायी रख सकता है। सांस्कृतिक पक्ष में हमारी धार्मिक पद्धति, रीति रिवाज, रहन सहन, दर्शन व विचारों का संकलन तब ही हो सकता है जबकि लिखित भाषा का विकसित रूप हो। आज भी आर्य संस्कृति जीवित है। उसका मूल कारण क्या है? लिखित भाषा, यानी कि जो उसकी संस्कृति थी उसके बारे में लिखा हुआ है, तो हम समझ पाते हैं कि ये आर्य भाषा का है। संस्कृति, धरोहर और उसका महत्व का ज्ञान लिखित भाषा के कारण ही है। भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला, संगीत कला, वैदिक सभ्यता की रक्षा आदि का जो विकास है वो लेखन द्वारा अभिव्यक्त है। वस्तुतः सांस्कृतिक सुरक्षा लेखन शक्ति के आधार पर ही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक जो सुरक्षा है वो लेखन शक्ति के आधार पर ही है, यानी कि हम अभी की जो संस्कृति है उसके बारे में प्रॉपर पूरी जानकारी जो है लिखित में रख लेते हैं, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं जो उसके बारे में ठीक से जान पाएं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें तो लेखन के उद्देश्य क्या क्या है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर लेखन के उद्देश्य। पहला है बालकों को शुद्ध वर्तनी, वाक्य रचना के नियम व उचित विराम चिन्हों का ज्ञान प्राप्त हो। दूसरा है विद्यार्थी शब्दों के विभिन्न रूपों, शुक्तियों आदि का प्रसंगानुकूल प्रयोग करने में सक्षम हो सके। थर्ड है यहाँ पर अक्षरों को सुंदर व अच्छे ढंग से लिखना सीखना। और चौथा है शब्द भंडार में वृद्धि करना। पांचवा है प्रश्नोत्तर लेखन की क्षमता विकसित करना। छठा है शब्दानुसार वाक्य रचना का अभ्यास करना। सातवां है स्वतंत्र अभिव्यक्ति हेतु लेखन दक्षता विकसित करना। ये दोस्तों ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको देख लेना है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा आप इसे ठीक से देख लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है हमारे लिए। 2 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला है प्राकृतिक परिवेश, यानी कि आसपास का जो वातावरण है वो किस प्रकार का है उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा है परंपराएं एवं रीति रिवाज क्या है, तो ये उस पर भी डिपेंड करेगा। थर्ड है रहन सहन क्या है। चौथा है वेशभूषा। पांचवा है बोलचाल की भाषा। छठा है उत्सव मेले व त्यौहार। सातवां है खेलकूद। आठवां है मित्र मंडली किस प्रकार की है। और नवा है विद्यालयी वातावरण आदि जो सभी हैं वो लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारकों में आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, आप इसको कर लेंगे और इसे आपको याद कर लेना है। अब हम देखते हैं लेखन की प्रभावी योजना बनाने के चरण क्या क्या हैं। हम लेखन को किस प्रकार से प्रभावोत्पादकता किस प्रकार से उसमें डालेंगे, तो उसके चरण क्या होने चाहिए, तो वो यहाँ पर हम क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। यहाँ पर पहला है लेखन हेतु विषय का चयन करना है। सबसे पहले आपको विषय का चयन करना है कि कौन से विषय के बारे में हमें लिखना है।
दूसरा है शीर्षक का निर्धारण, और जिसके बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में हम लिख रहे हैं तो उसका प्रॉपर एक टाइटल हम देंगे कि शीर्षक क्या रहेगा इसके बारे में। जैसे हम मान लीजिए किसी गांव के बारे में लिख रहे हैं, गांव के परिवेश के बारे में लिखने हैं, तो हम टॉपिक क्या डालेंगे कि गांव का परिवेश। सही है, तो इस तरह से आप शीर्षक का निर्धारण करेंगे। थर्ड है विषय पर चर्चा करवाना। जिस विषय के बारे में हम लिख रहे हैं उस पर प्रॉपर डिटेल में आप चर्चा कर लेंगे कि कहीं कुछ बात छूट तो नहीं रही है या फिर हमने कुछ बात गलत तो उसमें नहीं लिख दी है, तो इस तरह से आप इसमें ऐड कर देंगे। थर्ड है यहाँ पर चौथा, आवश्यक संदर्भ सामग्री जुटाना। जिसकी लिखने में आवश्यकता होगी वो सारी सामग्री जुटा लेंगे। पांचवा है रूपरेखा बनाना। छठा है अभिव्यक्ति हेतु विधा का चयन। सातवां है भाषा शैली का चयन। आठवां है परिवेशगत व्यवहारिक अनुभवों को सम्मिलित करना। और नवा है आवश्यक संशोधन करना। और 10वां है यहाँ पर प्रस्तुतिकरण। सारा कुछ आपने यहाँ पर लिख दिया है और फिर लास्ट में क्या किया है, उसका प्रस्तुतिकरण किया है। तो इस तरह से आप कर देंगे। अब आ जाता है लेखन कौशल का अर्थ क्या है। लेखन कौशल के अर्थ का प्रश्न भी दोस्तों आपके निबंधात्मक आ सकता है कि लेखन कौशल से क्या तात्पर्य है, संक्षिप्त में समझाइए। तो इस तरह से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से लिख देंगे, या फिर 1-2 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से बनने के चांसेस हैं। तो थोड़ा सा आप इसे डिटेल में देख लेंगे, ईजी है, आराम से आप समझ पाएंगे। लिपि का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने विचारों या भावों को लिखित रूप में व्यक्त करना ही लेखन कौशल कहलाता है। विद्यार्थी लिपि का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भाषा के लिखित रूप को अपनाता है तथा अपने भावों विचारों को स्थायित्व प्रदान करता है। मौखिक भाषा के शिक्षण में विद्यार्थियों को उचित गति, विराम आदि का उचित प्रयोग करते हुए शुद्ध भाषा का बोलना सिखाया जाता है। लेकिन लेखन कौशल के शिक्षण में बच्चों को पहले अक्षर चिन्हों की सुंदर बनावट सिखाई जाती है, तत्पश्चात उनको शुद्ध भाषा में लेखन कार्य दिया जाता है। पहले उन्हें लिखना सिखाएंगे तभी तो उन्हें उनसे लिखवाया जाएगा। सही है, तो इस तरह से आप इजी भाषा है, आराम से आप समझ गए होंगे। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, लिखना सिखाने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, हम बच्चों को कौन कौन सी विधियों से लिखना सिखा सकते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे कर लेंगे। यहाँ से दोस्तों 100% आपके 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस यहाँ पर रहते हैं। तो और ये जो टॉपिक है दोस्तों आपके रीट में भी आपकी काफ़ी सारी सहायता करने वाला है, तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से देखेंगे। ये सारी जो शिक्षण विधियाँ हैं वो रीट में भी है और इसमें भी है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से इनको देख लेंगे। पहली है आकृतियाँ और रेखाओं की अभ्यास विधि। भाषा वैज्ञानिक लेखन की शुरुआत को आकृतियों और रेखाओं के अभ्यास प्रशिक्षण करने पर जोर देते हैं। इसके लिए वे कई तरह की आकृतियों का इस्तेमाल पर बल देते हैं, जिसके माध्यम से बच्चा अक्षर विन्यास सरलता के साथ लिखने को तैयार होता है। यहाँ पर आप देखिए कुछ आकृतियाँ देख पा रहे हैं। इन आकृतियों से ऐसे पहले बच्चे को थोड़ा सा सिखाया जाता है, फिर वह ऐसे लाइन खींचेगा, फिर उसने ऐसे खींच दी, फिर उसने ऐसे खींच दी, फिर ऐसे कर दिया, तो इस तरह से कै का निर्माण हो गया। तो इस तरह से आप बच्चे ने पहले आकृतियाँ बनाना सीखा, रेखाएं खींची, फिर अक्षर निर्माण बच्चा सीखता है। तो इस तरह से आप इसे सीख गए होंगे। यहाँ पर देखिए इस विधि से देवनागरी लिपि के सभी वर्णों की आधारभूत संरचनाओं का बनाना सिखाया जाता है। देवनागरी लिपि के अधिकतर वर्ण रेखाओं और वृत्तों से बनते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बना करके दिखाया था, कै बना कर। नेक्स्ट है यहाँ पर मोंटेसरी विधि। श्रीमती मोंटेसरी ने इस विधि से बच्चों को सिखाना प्रारंभ किया, इसलिए इस विधि का नाम जो है मोंटेसरी विधि है। इस विधि से वर्ण रचना 3 वर्ष की आयु के पश्चात प्रारंभ कर दी जाती है। इस विधि के 2 स्तर हैं। पहला स्तर क्या है, आधार निर्माण। पहले स्तर में आधार का निर्माण किया जाता है। इसके अंतर्गत बच्चे को लकड़ी या गत्ते से बने अक्षर दिए जाते हैं और उन पर उंगली फेरने को कहा जाता है। फिर उन अक्षरों के चारों ओर पेंसिल फेरने को कहा जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर कै लिखा हुआ है और कै के आकार का जो गत्ता है, लकड़ी का या गत्ता आप उसे देंगे तो वो इस पर हाथ से देखेगा कि इसकी डिज़ाइन कैसी है, और फिर इसके चारों ओर अक्षर से पेंसिल से या लाइन खींचते हुए बनाना सीखेगा, तो फिर वो आसानी से बनाना सीख जाएगा कि कै किस प्रकार से बनेगा। और दूसरा है लेखन रचना। जब बच्चे की उंगलियां सध जाती है, यानी कि वह उसे अभ्यास हो जाता है, तब उसे स्वतंत्र रूप से वर्ण लिखने को कहा जाता है। मोंटेसरी विद्यालयों में इस विधि से लिखना सिखाया जाता है, किंतु देवनागरी लिपि के वर्णों की आकृतियों के बीच में
बीच से काटना कठिन है, इसके लिए प्लास्टिक के वर्णों की भी सहायता ली जा सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर है अनुकरण विधि। यह विधि रचना सिखाने की अत्यंत प्राचीन विधि है। इस विधि में अध्यापक बच्चे की कॉपी, स्लेट या पाटी पर पेंसिल से वर्ण लिख देता है। बच्चे इस लिखे हुए वर्ण या शब्द का अनुसरण करते हैं। इस तरह अध्यापक बच्चों को छोटे छोटे वाक्य भी लिखना सिखाते हैं। इस विधि में बच्चे अध्यापक के लिखे का ही अनुकरण करते हैं। अभ्यास और वर्ण पहचान के बाद वे स्वतंत्र रूप से लिखना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट विधि है यहाँ पर चौथे नंबर पर रूप अनुसरण विधि। यह विधि वर्णों के अभ्यास के लिए बहुत प्रयोग की जाती है। इस विधि में अध्यापक वर्णों या शब्दों की आकृतियों को बिंदुओं से अंकित करता है। इन बिंदुओं को मिलाकर वर्ण की आकृति बनाना सिखाता है। इसमें छात्रों को आनंद आता है तथा उनका लेखन अभ्यास भी होता रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पर पांचवी पेस्टोलॉजी के लेखन शिक्षण। इस विधि में वर्ण लेखन को टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। बच्चों को एक एक टुकड़े की आवृत्ति बनाना सिखाया जाता है। जो आकृति सरल है उनको पहले सिखाया जाता है, फिर उससे कठिन तथा आखिर में सबसे कठिन, अर्थात यह सरल से कठिन की ओर बढ़ती है। पहले बच्चे को सरल सिखाएंगे, फिर कठिन सिखाएंगे, तो ये क्रम रहता है इसका सरल से कठिन की ओर। नेक्स्ट विधि है यहाँ पर छठे नंबर पर विश्लेषण विधि। इस विधि में लेखन शब्द एवं वाक्यों से प्रारंभ करवाया जाता है। बच्चे को चित्र दिखाया जाता है। चित्र के नीचे या साथ में वस्तु का नाम लिखा होता है। बच्चे का ध्यान चित्र के पहले वर्ण की ओर आकृष्ट किया जाता है, फिर वर्ण का खंडश लेखन कराया जाता है। यानी कि पहले बच्चे को उस वस्तु का चित्र दिखाया जाएगा कि क्या हम बच्चे को लिखवाने वाले हैं, तो फिर वह बच्चा सीख जाएगा और फिर उसे लिखने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर देखिए कि अगर बच्चे को आप कहें पै का चित्र दिखाएंगे और उससे कहेंगे कि पै बनाओ, पहले आप उसे सिखा देंगे कि किस प्रकार से बनाएंगे। पहले एक डंडा आपको खींचना है, फिर एक डंडे के इधर आधा डंडा खींचना है, फिर आप करेंगे वापस ऊपर खींचना है, फिर पूरा पै यहाँ पर बन जाएगा, ऊपर से ऐसे ब्लॉक इसको कर देना है। तो इस तरह से पै का निर्माण आप उसे करके दिखा देंगे तो उसका अनुसरण बच्चा आराम से कर पाएगा। सातवीं विधि है यहाँ पर जॉन लॉक की लेखन शिक्षण विधि। जॉन लॉक की लेखन शिक्षण विधि में वर्ण को किसी अलग रंग की स्याही या रंग के कागज पर लिख दिया जाता है। बच्चे पेंसिल अथवा क्याली स्याही से लेखनी द्वारा उस पर अभ्यास करके वो कहा जाता है। जैसा बच्चा रूप अनुसरण विधि में करता है, इस तरह बच्चे को लिखने का अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट विधि हम यहाँ पर देखें 8वें नंबर पर व्यावहारिक विधि। तो व्यावहारिक विधि में देवनागरी वर्णों को उनकी आकृति साम्य के आधार पर सिखाया जाता है। पहले इस तरह की आकृतियाँ, फिर दूसरी तरह की आकृतियाँ सिखाई जाती हैं। इसलिए सबसे पहले वर्णमाला को विभाजित कर दिया जाता है। जैसे खड़ी पाई वाले अक्षर, अब खड़ी पाई वाले हैं ग, मैं, भय, स, पै, ये सारे जो हैं खड़ी पाई के अक्षर हैं, तो इनको अलग विभाजित कर देंगे। फिर वर्ताकार जो जिनमें वर्त बन रहे हैं उन अक्षरों को यहाँ पर अलग कर देंगे, वै, बै, ख, क। तो इन सभी में थोड़ा थोड़ा वर्त का निर्माण हो रहा है, तो इनको थोड़ा अलग छांट करके बच्चों को सिखाया जाता है। 9वीं विधि है चित्र विधि। इस विधि के मूल में लिपि का विकास प्रक्रिया वाली सोच है। मूलतः लिपि का विकास चित्रों द्वारा ही हुआ है। सर्वप्रथम बच्चे को चित्र बनाना सिखाया जाता है। बच्चा रुचिपूर्वक इस गतिविधि में भाग लेता है। वस्तुओं के चित्र बनवाकर चित्र का नाम लिखवाया जाता है। बच्चा लेखन को भी चित्र, शब्दों और वाक्यों की रचना आने के बाद बच्चों को एक दूसरे से जुड़े वाक्यों को लिखवाना प्रारंभ करना चाहिए। कि जैसे मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरे घर के पास ही विद्यालय है, हम सभी घर में रहते हैं, हमारे साथ घर में एक बिल्ली भी रहती है। तो इस तरह से वाक्य बच्चों को लिखवाया जाता है, चित्र दिखाया जाता है, फिर बच्चे उसके बारे में लिखते हैं। लेखन के स्तर क्या क्या हैं? तो 2 स्तर हैं। पहला है शुरुआती स्तर और दूसरा है यहाँ पर अभिव्यक्ति के स्तर पर। तो पहला हम यहाँ पर शुरुआती स्तर देखते हैं। यह लेखन का शुरुआती स्तर है जो प्राथमिक कक्षाओं के छात्र छात्राओं को कराया जाता है। कक्षा 1-2 के छात्र छात्राओं को अक्षरों को लिखाना, उनकी बनावट का अभ्यास करवाना, अच्छे लेख की ओर प्रेरित करना,
लेखन की गति, वर्तनी की शुद्धता, विराम चिन्हों का प्रयोग, वाक्यों का चयन और प्रारंभिक व्याकरण से संबंधित ज्ञान दिया जाता है। इस स्तर पर छात्र छात्राओं की अभिव्यक्ति आड़ी तिरछी रेखाओं, प्रतीकात्मक चित्रों, सही शब्द के चयन तक सीमित होती है। इसके आगे के स्तर पर कक्षा 3-5 तक हम उन्हें छोटे छोटे वाक्यों व लेखों जैसे कहानी, कविता आदि के माध्यम से अभिव्यक्ति देने की ओर प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं। इस अवस्था में बालक की अभिव्यक्ति उसकी रुचि, पसंदीदा खेल, खाने पीने की सामग्री, परिवार के सदस्य, मित्र मंडली, त्यौहार, मेले, पशु पक्षी इत्यादि से जुड़ी होती है। दूसरा है यहाँ पर अभिव्यक्ति के आधार पर बच्चे पढ़ी हुई बात का आत्मीकरण करते हैं, कहीं न कहीं उन्हें अपने से जोड़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ाई हुई बात की समानता अपने परिवेश में ढूंढते हैं। कक्षा 6 से 8 तक में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का भाषा बोध, सौंदर्य बोध और साहित्य बोध आकार ले रहा होता है, यानी कि वो अपने परिवेश से जोड़ने में सक्षम हो चुके होते हैं। वे अब प्रत्येक बात का ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करते पितु अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करना चाहते हैं। वे किसी भी व्यवहार पर प्रतिक्रिया करते हैं और उससे होने वाले हर्ष, शोक, सुख, दुख आदि भावों को लिखना सीखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दोस्तों इम्पोर्टेंट यहाँ पर आ गया है कि लेखन कौशल से संबंधित समस्याएं क्या क्या आती हैं। तो पहली है यहाँ पर आंतरिक समस्याएं। तो आंतरिक समस्याएं हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि भाषा की चेतना के स्तर पर, दूसरा है संदर्भ के स्तर पर, तीसरा है विषय वस्तु के स्तर पर, चौथी है अर्थ ग्रहण के स्तर पर। अगर आपके पास दोस्तों सीरीज या बुक है तो आप इनके डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इनकी डिटेल ज़्यादा नहीं पूछी जाएगी, आप आराम से इनके बारे में लिख पाएंगे। तो आपको ये नाम तो आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर बाह्य समस्याएं कौन कौन सी होती है। तो पहली है हस्तलेख, यानी कि लिखावट किस प्रकार से है। दूसरी है लेखन गति की कितनी स्पीड से हम लिख रहे हैं। तीसरी है वर्तनी, यानी कि शुद्ध हम लिख रहे हैं या अशुद्ध लिख रहे हैं। और चौथा है विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं, जहाँ पर सेंटेंस खत्म होना चाहिए वहीं पर कर रहे हैं या बीच बीच में ही कर दे रहे हैं। तो ये सब क्या है, बाह्य समस्याएं हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर लेखन कौशल विकसित करने के उपाय कौन कौन से हैं। तो लिखने के उद्देश्य एवं पाठक के साथ संबंध स्थापित करना पहला है। इसमें प्रथम दिशा किसी के निर्देशन में लिखें। दूसरा है दिशा, द्वितीय दिशा स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्ति। दूसरा है यहाँ पर छात्र छात्राओं में विविध लेखन के प्रति सकारात्मक दृष्टि उत्पन्न करना। थर्ड है लेखन का ढांचा, आउटलाइन बनवाना। चौथा है यहाँ पर उचित शब्द और उपमाएं चुनना। पांचवा है ड्राफ्ट बनाकर उसे परखना। आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह आ सकता है कि लेखन कौशल में उपचारात्मक शिक्षण से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उपचारात्मक जो शिक्षण है दोस्तों, इसमें अलग से टॉपिक है आपकी रीट में, हिंदी शिक्षण विधियों में आप जब देखेंगे सिलेबस तो वहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण का अलग से आपको टॉपिक मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से देख लेना है। अगर आपके पास में सीरीज या बुक है तो उसमें थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ होगा, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा अच्छे से इनको देख लें। अदरवाइज इस जो BSTC सेकेंड ईयर में है तो इतनी ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पूछेगा। फर्स्ट है यहाँ पर बच्चों के श्रवण कौशल और मौखिक अभिव्यक्ति की जांच करें। दूसरा है बच्चों को उनकी गलतियां सबके सामने न बताएं। तीसरा है विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्य में परिवर्तन न करके अलग से सही विकल्प बताएं। चौथा है प्रस्तावित शुद्ध रूप मूल की अपेक्षा अधिक कठिन नहीं होना चाहिए। पांचवा है शुद्ध लेखन को तर्क के आधार पर देखने की योग्यता पैदा करनी चाहिए। छठा है दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए, दोष की ओर इंगित करने वाला नहीं होना चाहिए। सातवां है रचनात्मक ढंग से अभ्यास कार्य करवाना चाहिए। कुल मिला के दोस्तों सभी जो कथन है उनका यही उद्देश्य है कि हमें बालक के पक्ष में ही रहना है, बालक को नीचा दिखाने का कार्य नहीं करना है, उसे मोटिवेट करना है जिससे वह आगे बढ़ने का सोचे। ऐसा नहीं सोचे कि यार सभी जो है मेरी बुराइयां कर रहे हैं और बाकी सब होशियार हैं, तो वो थोड़ा सा डीमोटिवेट उसको फील नहीं करवाना है। और विद्यालय के प्रति लगाव उसका बनाने के लिए उसे थोड़ा सा मोटिवेशन फील करेंगे कि आगे अब तुझे अच्छा करना है और इस तरह से करना है, तो सारा हम उसे समझाएंगे। तो सभी कथन आप आराम से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर का आपके क्वेश्चन आ सकता है। लोकोक्ति एवं मुहावरे में अंतर क्या है। लोकोक्ति एवं मुहावरे में अंतर यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार एग्जाम में आया हुआ भी है। लोकोक्ति का अर्थ होता है पूर्ण वाक्य प्रयोग सदैव एवं एक रूप में स्वतंत्र वाक्य क्रिया का प्रयोग। पूर्ण वाक्य
प्रयोग सदैव एक रूप में, स्वतंत्र वाक्य होता है, क्रिया का प्रयोग होता है। मुहावरों में वाक्यांश होते हैं, क्रियापद में परिवर्तनशील होते हैं, वाक्याश्रित होते हैं और क्रियाहीन होते हैं। अगर आपके पास ऐसा बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप इसमें डिटेल से सारे सेंटेंसेस बना के लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया है, सही है। यानी कि लोकोक्ति जो होती है वो पूर्ण वाक्य होता है, प्रयोग सदैव एक रूप में होता है, स्वतंत्र वाक्य होता है और उसमें क्रिया का प्रयोग भी होता है, जबकि मुहावरे में ऐसा नहीं होता। तो आप थोड़ा सा डिटेल में से और भी देखना चाहें तो आप अपनी सीरीज या बुक से देख पाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा यूनिट 4 कंप्लीट हो गया है। चैनल को दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुशी खुशी आप सब्सक्राइब कर देंगे और अपने सभी फ्रेंड्स BSTC फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने को कहेंगे और अपने घर के सभी मोबाइलों से सब्सक्राइब आप ज़रूर से कर देंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक आप ज़रूर कर देंगे और कुछ गड़बड़ आपको दिखी या फिर कुछ आप और सुझाव हमें देना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे और अपने सभी BSTC फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगले यूनिट के साथ।